नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि साइकेट्रिक बीमारियों के लिए दवा कितने समय तक लेनी पड़ेगी? क्यों कुछ लोग ज़्यादा लंबे समय तक साइकेट्रिक दवाइयाँ लेते रहते हैं और कुछ लोग थोड़े टाइम तक ही ये दवाइयाँ लेकर ठीक हो जाते हैं? क्यों कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ कंडीशन लंबे समय तक बहुत खराब रहती है और कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ कंडीशन थोड़े ही समय में इंप्रूव हो जाती है? क्यों कुछ लोगों की जो मानसिक बीमारी है वो बार बार लौटती रहती है, रिकरेंट होती है, रिलैप्स होता रहता है? और क्यों कुछ लोगों को मानसिक बीमारी के एक या दो एपिसोड ही पूरे लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं और वो भी कई बार बहुत माइल्ड लेवल पर होते हैं, मतलब थोड़े टाइम में ही आके चले जाते हैं और थोड़े ही लक्षण उनमें देखने में आते हैं? तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मानसिक बीमारी जब डेवलप होती है तो वो मॉडरेट और सीवियर लेवल पर ही डेवलप होती है, बहुत जल्दी बिगड़ जाती है उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन और बहुत ज्यादा वो सफर करते हैं अपनी मानसिक कंडीशन में। तो हमें देखने में आता है कि दो तरह के लोग हैं, हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं इन लोगों को कि एक वो लोग हैं जिनकी मानसिक बीमारी का स्तर भी थोड़ा रहेगा, ड्यूरेशन भी थोड़ी रहेगी, दवाओं पर, काउंसलिंग थेरेपी पर भी अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, रिलैप्सेस भी कम होंगे। तो वहीं कुछ लोग हैं जिनके रिलैप्स भी बार बार होंगे, ड्यूरेशन भी लंबी चलेगी, दवाओं से भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मतलब दो तरह के लोग हम विभाजित कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे दो तरह के लोग जो कि आमतौर पर क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व करने में आते हैं, देखने में आते हैं, साइकेट्रिस्ट हो या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, सभी को देखने में आते हैं। इन दोनों तरह के लोगों को एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है या एक कहें कि एक पर्सनैलिटी टाइप होता है जिसके हिसाब से कैरेक्टराइज किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। इस पर्सनैलिटी ट्रेट को कहा जाता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म एक ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट है जो कि एक पर्सन को नेगेटिव इमोशनैलिटी की तरफ प्रीडिस्पोज करता है, प्रोन करता है, मतलब ज्यादा वल्नरेबल बनाता है। मतलब एक पर्सन की मेंटल कंडीशन के अंदर वो सारी ऐसी फीचर्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से एक पर्सन ज्यादा मेंटल हेल्थ कंडीशंस डेवलप करता है, ज्यादा बुरी कंडीशंस डेवलप करता है और लंबे टाइम तक ये मेंटल हेल्थ कंडीशंस बनी रहती हैं, जिसके पीछे एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसे कहा जाता है न्यूरोटिसिज्म। इसको कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं इमोशनल इंस्टेबिलिटी का ट्रेट। मतलब ये एक ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसमें हम कहेंगे कि एक व्यक्ति कितना इमोशनली स्टेबल है या कितना इमोशनली अनस्टेबल है, इस डायमेंशन में अलग अलग लोगों को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो कुछ लोग एक एक्सट्रीम पर होंगे इमोशनली स्टेबल होने के और कुछ लोग दूसरी एक्सट्रीम पर होंगे जहां पर इमोशनली अनस्टेबल लोग होंगे। ज्यादातर लोग इसके बीच ही लाइक करते हैं और जो लोग इमोशनली अनस्टेबल साइड जाएंगे उनको कहा जाएगा वो ज्यादा न्यूरोटिक होते हैं, या ये कहें कि उनमें न्यूरोटिसिज्म के लेवल्स हाई होते हैं। यही वो लोग होते हैं जो कि ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, सब्सटेंस अब्यूज, इमोशनल ट्रॉमास को ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं और उनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो यहां जो मैंने आपको बताया कि एक न्यूरोटिसिज्म ट्रेट है, इसके बारे में करीब 100 सवा 100 साल से मनोवैज्ञानिक जानते हैं और अलग अलग टाइम पर इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। न्यूरोटिसिज्म के ट्रेट को मेजर करने के लिए, नापने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। इसका कोई बायोलॉजिकल फिजिकल टेस्ट नहीं होता। साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिन्हें पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर्स, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज कहते हैं, स्केल्स होते हैं जिसके आधार पे मेजर किया जा सकता है, जांचा जा सकता है कि किसी पर्सन में न्यूरोटिसिज्म का कितना लेवल है। जो सबसे कॉमनली टेस्ट यूज किया जाता है वो होता है बिग 5 पर्सनैलिटी इन्वेंट्री या नियो एफएफआई पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जिसमें 5 अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मेजर किया जाता है और पांचों के पांचों ट्रेट्स को OCEAN मतलब ओशियन इस तरह से एब्रीवेट किया जा सकता है, जिसमें O का मतलब होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मतलब नए नए एक्सपीरियंसेस करने की किसी व्यक्ति में ज्यादा टेंडेंसी होती है तो उसके अंदर हाई होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस का ट्रेट। और कुछ लोग बहुत ही कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरह से चलते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत नए नए आइडियाज, नए नए व्यूज को एक्सप्लोर करना उनका इंटरेस्ट नहीं होता, तो ऐसे लोग लो ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाले होते हैं। फिर आता है सी मतलब कॉन्शियसनेस। ये वो लोग होते हैं जिनमें अगर हाई होगा ये ट्रेड तो वो बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन रखने वाले, बहुत ही रेगुलर और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहने वाले होंगे। कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो कि सुबह से शाम तक बिल्कुल अपनी रूटीन फॉलो करते हैं, बहुत ही व्यवस्थित और सिस्टमेटिक तरह से अपने सारे काम करते हैं।
वहीं कुछ लोग इसमें बहुत लो लेवल पर होते हैं, मतलब उनके सारा मैस बना रहेगा, उनका घर, उनके काम ठीक से टाइम से नहीं होंगे, प्रोकास्टिनेट करेंगे, डिले करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहेगा, नींद भी इनकी बहुत इफेक्ट रहती है, रूटीन फॉलो नहीं करते, इस तरह का ट्रेट होता है। तीसरा आता है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन की अगर हायर साइड होगी तो उसके अंदर एक व्यक्ति ज्यादा सोशल होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा सोशल एक्टिविटीज करने का मन करेगा, उसके दोस्त बहुत होंगे, हमेशा उसको कोई ना कोई सोशल स्टिमुलस चाहिए, नए नए लोगों से मिलना उसको बहुत पसंद होता है, अलग अलग ग्रुप्स का ये व्यक्ति पार्ट होता है। तो वहीं एक पर्सन जो लो होता है एक्स्ट्रावर्जन में, जिसको इंट्रोवर्जन भी कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा अंतर्मुखी होगा, दूसरों के साथ घुलना मिलना बहुत पसंद नहीं करेगा, अपनी पर्सनल कुछ हॉबीज होंगी, डे टू डे एक्टिविटीज होंगी जिसमें मस्त रहेगा, बिजी रहेगा, बहुत ज्यादा दुनियादारी में बिलीव नहीं करेगा, मैच्योर होगा, स्टेबल होगा, पर ज्यादा लोगों के बीच रहना उसकी प्रायोरिटी नहीं होता। थोड़ा सा भी अगर वो व्यक्ति ज्यादा भीड़ का हिस्सा बनता है तो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है एग्रीएबलनेस। हाई लेवल वाले जो एग्रीएबल लोग होंगे वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, दूसरे जो बोलते हैं उसको जल्दी मान लेते हैं, फॉलोअर टाइप की उनकी पर्सनैलिटी होती है। किसी भी ग्रुप का पार्ट होंगे तो दूसरों पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट दिखाई देंगे, दूसरे जो कहते हैं उसको जल्दी मान लेंगे। तो वहीं लो साइड जो होता है एग्रीएबलनेस का, उसमें लोग थोड़े डोमिनेटिंग होंगे, अपने ओपिनियंस रखते हैं, दूसरों की नहीं मानते, दूसरों के साथ कोऑपरेट भी नहीं करते, अपनी चलाते हैं, अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। और लास्ट आता है एन। एन मतलब न्यूरोटिसिज्म, मतलब जो हाई एंड पे लोग होंगे वो ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल होंगे, ज्यादा मूडी होंगे, बहुत ज्यादा नर्वस रहेंगे, बहुत जल्दी अपसेट हो जाएंगे, ओवरथिंक ज्यादा करेंगे, और इनमें डिप्रेशन एंजाइटी के टेंडेंसीज ज्यादा होंगी, गुस्से वाले भी हो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से इनको अपनी इमोशंस और स्ट्रेस से डील करना बड़ा मुश्किल होता है। स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी इन लोगों में बहुत वीक होती है, जिसे हम कहेंगे कि इनकी कोपिंग स्किल्स वीक होती हैं। छोटे बड़े सिचुएशंस भी इनको कई बार हैंडल करने मुश्किल हो जाते हैं। बड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशंस होंगी, मैनेज नहीं कर पा रहे, ये तो फिर भी अंडरस्टूड होता है, पर कई बार छोटे छोटे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, लोगों के साथ होने वाले मनमुटाव, वो भी इनसे हैंडल नहीं होते। ये लोग हाई न्यूरोटिसिज्म वाले होते हैं, मतलब ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। तो वहीं लो साइड पे जो होंगे वो ज्यादा इमोशनली स्टेबल होंगे, उनको अपनी इमोशंस पर कंट्रोल होगा, जल्दी चीजें भूल जाएंगे, रफा दफा कर देंगे, कूल माइंडेड होंगे, ज्यादा दिल से नहीं लगाएंगे चीजें, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ज्यादा उस चीज पर ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे, ओवर थिंक नहीं करेंगे, कोई चीजें उनके दिमाग में ज्यादा अटकेंगी नहीं, जल्दी उनको भूल जाएंगे। फ्लो के साथ रहने वाले इजी गोइंग लोग होंगे, चीयरफुल होंगे, ज्यादा हैप्पी दिखने वाले हो सकते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा बहुत ही चीयरफुल और बहुत ही एक्साइटेड दिखें, पर ये थोड़े कूल और ठंडे स्वभाव के होते हैं और जल्दी आसानी से लोगों के बीच एडजस्ट भी कर जाते हैं। गुस्सा भी इनमें कम होता है और स्ट्रेस भी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। बड़ा छोटा कैसा भी तनाव हो, ये जल्दी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इनकी थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। तो वहीं हाईली न्यूरोटिक लोगों की डिसीजन मेकिंग भी पुअर होती है। कंसंट्रेशन, अटेंशन इश्यूज भी अक्सर वो फेस करते हैं क्योंकि वो ज्यादा चिंता करने लगते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया ये न्यूरोटिसिज्म ट्रेट, अब आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा न्यूरोटिक होगा, ना ही सिर्फ वो ज्यादा मूडी होगा, डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ वो ज्यादा जाएगा, पर साथ ही उसका जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ज्यादा चिंता करने वाला, वो उसको बहुत जल्दी डिप्रेशन एंजाइटी के सिम्टम से बाहर आने नहीं देगा। दवाइयां भी ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा वर्क नहीं करती, रिलैक्स होना इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, चिंताएं जरूरत से ज्यादा करते हैं। इनफैक्ट बचपन से ही इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बिहेवियर्स देखने में आ सकते हैं जिससे कि उनका ज्यादा न्यूरोटिक होना दिखाई पड़ता है। मतलब बचपन में भी ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं, इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, थोड़े डरपोक स्वभाव के हो सकते हैं, सोशल एंजाइटी देखने में आती है, दोस्त ज्यादा नहीं बनते, लोनलीनेस रहती है। कोई अगर इनका थोड़ा सा भी मजाक कर दे, चिढ़ा दे, तो ये अपने को दूसरों से अलग कर लेते हैं, आइसोलेट करते हैं, विड्रॉ करते हैं। जैसे जैसे बड़ा होने लगता है ये बच्चा, मतलब टीनेज में आने लगता है, वैसे वैसे इसमें ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, मूडीनेस रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, अकेला रहना पसंद आता है। और क्योंकि दोस्त नहीं बनते, इस वजह से बहुत ज्यादा सोशल स्किल्स अपने में डेवलप नहीं कर पाते। हालांकि एक्सट्रोवर्ट लोग भी
ज्यादा न्यूरोटिक हो सकते हैं, मतलब जिसके बहुत ज्यादा दोस्त हैं, बहुत ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद है, वो व्यक्ति भी बहुत एंग्शियस, बहुत हाइपर टाइप हो सकता है। उसको अपनी इमोशंस पर हो सकता है कंट्रोल ना के बराबर हो। तो जैसे जैसे टीनेज से व्यक्ति बड़ा होता जाता है, कई सारे सोशल, एकेडमिक, प्रोफेशनल स्ट्रेसेस को हैंडल ना कर पाने की वजह से बहुत सारा इमोशनल ट्रॉमा इसके अंदर जमा हो जाता है और कई सारी साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम से डील करता हुआ ये व्यक्ति अपने डे टू डे लाइफ के साथ कोप करना इसके लिए बड़ा भारी हो जाता है। ऐसे में एक समय के बाद जब एक पर्सन की स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, कोप नहीं कर पाता, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसी के साथ अल्कोहल, ड्रग अब्यूज में ये लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। ज्यादा न्यूरोटिक पर्सन अक्सर करीब करीब सभी मानसिक बीमारियों के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और यही वो ट्रेट होता है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी लाता है किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डेवलप करने में। करीब करीब सारी मानसिक बीमारियों के पीछे की कहीं ना कहीं जड़ होता है हाई न्यूरोटिसिज्म ट्रेट। करीब करीब सभी बीमारियों का एक कारण किसी ना किसी लेवल पर होता है। हालांकि अलग अलग प्रॉब्लम्स लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस की वजह से भी आती हैं, और ऐसे ही वैज्ञानिक जो हैं वो एक मॉडल डिस्क्राइब करते हैं जिसे कहा जाता है स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल, या सीधे कहें तो स्ट्रेस डायथीसिस मॉडल। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर उसमें वल्नरेबिलिटी है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डेवलप करने की, तो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में यह व्यक्ति ज्यादा प्रोन होता है, ज्यादा ऐसी मनस्थिति में आ जाता है कि उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो जाए। उस व्यक्ति के मुकाबले जिसके अंदर वल्नरेबिलिटी कम है, स्ट्रेस ज्यादा होते हुए भी उस व्यक्ति में मेंटल डिसऑर्डर डेवलप नहीं होते या उसके कम चांसेस होते हैं। तो मेंटल इलनेस का भी ये एक बहुत पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल एक मॉडल होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि जो लोग ज्यादा वल्नरेबल होंगे या जिनमें ज्यादा न्यूरोटिक ट्रेट्स होंगे, उन लोगों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी जब उनके लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस आ जाते हैं। इनफैक्ट थोड़े से स्ट्रेस के वजह से भी उनमें डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। डिपेंड करता है कि उनमें वल्नरेबिलिटी कितनी है, मतलब कितने ज्यादा उनके अंदर न्यूरोटिसिज्म के लेवल्स हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि कुछ लोग थोड़े से स्ट्रेसेस के बाद भी बहुत ज्यादा गिव अप करते हुए दिखाई देते हैं। आप खुद हो सकते हैं उनमें, या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं। और बहुत आम तौर पर ये जो एक स्टिग्मा होता है मेंटल हेल्थ का कि भाई स्ट्रेस तो सबको होता है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, इसमें क्या हो गया कि भाई ये तो छोटे बड़े उतार चढ़ाव तो लाइफ के हैंडल करने ही पड़ते हैं। वहां हम एक चीज की चूक कर जाते हैं कि माना कि स्ट्रेस तो हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, पर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल लेवल पर उस व्यक्ति में वल्नरेबिलिटी कितनी है वो डिसाइड करेगी कि उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या नहीं। और हम ये वल्नरेबिलिटी वाले फैक्टर को अक्सर इग्नोर कर देते हैं जब हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस हैंडल करना तो ये तो नॉर्मल बात है, सभी को स्ट्रेस आते हैं, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। और इसीलिए ज्यादा बेटर जागरूकता, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है न्यूरोटिसिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। बहुत सारे लोगों में ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि उनको मानसिक बीमारियां डेवलप करने के लिए बायोलॉजिकली मजबूर कर देते हैं। तो एक तरफ तो हम जीन्स की बात करते हैं, जेनेटिक होती हैं मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन का जीन है, एंजाइटी का जीन है, ओसीडी का, स्किज़ोफ्रेनिया का जीन है। दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है हमारी पर्सनैलिटी, और कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो एक पर्सन के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप करने की संभावना को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसीलिए कई बार लगता है लाइफ में कोई चिंताएं नहीं है, स्ट्रेसेस नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों डिप्रेशन आ जाता है। लाइफ में सारी सुख सुविधाएं हैं, घर में किसी पेरेंट को भी कभी मेंटल डिसऑर्डर नहीं हुआ, हमें पता नहीं क्यों हो गया। इसका एक बड़ा कारण होता है आपका पर्सनैलिटी ट्रेट। और ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं मैक्सिमम केसेस में ये बायोलॉजिकल होते हैं, बचपन से ही देखने में आते हैं। पर कभी कभी न्यूरोटिसिज्म हमारे डिफिकल्ट हालातों की वजह से भी बढ़ जाता है। कुछ लोगों के अंदर वक्त के साथ कुछ पर्सनैलिटी चेंजेस आते हैं जिसमें न्यूरोटिसिज्म बढ़ जाता है, ज्यादा चिंता करने लगते हैं। पर आमतौर पर ये कुछ लोगों का स्वभाव होता है ज्यादा परेशान होना, चिंता करना, ज्यादा मूडी और ज्यादा नर्वस होना। इसलिए इस ट्रेट की समझ जरूरी है। तो यहां जो मैंने कुछ बातें बताई, पहला कि ये लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं मेंटल इलनेस डेवलप करने के।
अक्सर बिना मानसिक बीमारी के भी ये ज़्यादा चिंतित दिखाई पड़ेंगे, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इनकी कोपिंग स्किल्स वीक होती हैं, स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी स्ट्रेस इनको ज़्यादा परेशान कर देता है, गिव अप कर देते हैं, अल्कोहल सब्सटेंस अब्यूज़ जैसी कंडीशंस डेवलप करते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज भी ज़्यादा हो सकती हैं, सेल्फ हार्म बिहेवियर्स भी ज़्यादा हो सकते हैं इनमें। और जैसा कि बताया कि स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो जैसे कुछ जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज होती हैं, उसी तरह से कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट की वल्नरेबिलिटीज भी होती हैं। इसी वजह से कुछ लोग स्ट्रेस के इंपैक्ट में ज्यादा सफर करते हैं। अब जब ये लोग मेंटल इलनेस का इलाज लेंगे, चाहे थेरेपी लें या चाहे दवाएं लें, इनके लिए कोप करना अपनी मेंटल कंडीशन से काफी डिफिकल्ट होगा। अक्सर दवाइयां इन पर रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, क्योंकि जब अंदर से इनका स्वभाव ही है चिंता करने का, तो थोड़ा सा भी रिलीफ मिलता है, उसके बाद थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है तो ये पर्सन और ज्यादा परेशान हो जाता है। डॉक्टर ने दवा दी, 2-4 महीने के अंदर पेशेंट का डिप्रेशन रिकवर हो गया, पर कुछ टाइम के बाद उसकी चिंतित रहने की, डिप्रेस रहने की आदत खत्म नहीं हुई, क्योंकि पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसा है। इस वजह से 4, 6, 8 महीने के बाद वो व्यक्ति पाएगा कि उसके अंदर फिर से चिंताएं आ रही हैं, नींद खराब हो रही है, किसी की बात बुरी लग गई, अपसेट हो गए, घर में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वर्क में, बिजनेस या जॉब में किसी तरह का स्ट्रेस आ गया, या सिंपल सा कोई हेल्थ कंडीशन या कुछ बेसिक सी कोई बीमारी पकड़ गई, उसमें भी वो व्यक्ति जो होता है वो चिंता करने लगता है। उसको डर लगने लगता है कहीं ये बीमारी फिर से ना आ जाए, कहीं मैं फिर से पिछली बार की तरह बुरी कंडीशन में ना पहुंच जाऊं, कहीं मेरी नींद खराब हो गई तो मैं कैसे डील करूंगा, या अगर पिछली बार की तरह अगर मुझसे मेरे काम ना हुए, पिछली बार की तरह फिर से मुझे डिप्रेशन हो गया, दवाइयाँ लेनी पड़ गई तो क्या होगा। धीरे 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 उसकी चिंताएं बढ़ने लगती हैं और करते करते 2-4 महीने के अंदर वो व्यक्ति फिर से रिलैप्स का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो न्यूरोटिक है बाय नेचर। इसी तरह एंजाइटी डिसऑर्डर्स में होता है, सब्सटेंस अब्यूज में भी होता है, ओसीडी में भी होता है। बहुत से लोग जिनमें न्यूरोटिसिज्म कम होता है वो ओसीडी से जल्दी रिकवर कर लेते हैं, और उनके अंदर कुछ ही ऑब्सेशंस या कंपल्शंस होती हैं, मतलब कुछ ही थीम्स होती हैं उनमें। पर जिन लोगों में ज्यादा न्यूरोटिसिज्म होता है उनकी थीम्स भी ज्यादा होती हैं, क्लीनलीनेस चेकिंग ऑब्सेशंस होंगी, उसके अलावा कुछ प्योर ऑब्सेशनल वाली थीम्स भी हो सकती हैं, अलग अलग टाइम पर उनकी थीम्स बदलती रहती हैं, वो ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं ओसीडी की वजह से, कोमॉर्बिड कंडीशन ज्यादा होती हैं। इनफैक्ट हाई न्यूरोटिसिज्म वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशंस अक्सर पाई जाती हैं। एक बीमारी उनको अक्सर नहीं होती, उनको 2-3 बीमारियां पकड़ेंगी साइकोलॉजिकल नेचर की, और अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रॉब्लम्स पकड़ेंगी। बचपन में सोशल एंजाइटी थी, फिर उसके बाद डिप्रेशन आया, फिर धीरे धीरे उनको जीएडी आ गया, फिर उसके बाद उनको सोमैटिक सिम्टम्स आ गए, फिर हेल्थ एंजाइटी आ गई, फिर सब्सटेंस अब्यूज की कोई प्रॉब्लम पकड़ गई। अलग अलग तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स बदलती रहती है और नई नई बीमारियां वो अक्सर पकड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर अल्कोहल या स्मोकिंग को छुड़ा पाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैंने बहुत से केस देखे हैं जिसके अंदर न्यूरोटिसिज्म हाई होने की वजह से लोग अक्सर अल्कोहल और स्मोकिंग जैसी हैबिट से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर रहते हैं, हेल्थ को लेकर फियर्स रहते हैं, तो अक्सर ऐसे लोग बड़ा रिस्ट्रिक्टेड भी रहते हैं। पर कुछ लोगों में न्यूरोटिसिज्म हाई होने के साथ साथ अगर इंपल्सिविटी ट्रेट भी ज्यादा है, गुस्से वाले स्वभाव वाले हैं, इंपल्सिव हैं, तो उनके अंदर अल्कोहल ड्रग एडिक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है हमारी ओवरऑल साइकोलॉजिकल वेलबींग में, इमोशनल हेल्थ में। इसीलिए इस ट्रेट को समझना जरूरी है। आपको अगर अपने इस ट्रेट की जांच करनी है तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। वैसे ऑनलाइन काफी सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, वो भी लिए जा सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि उसकी इंटरप्रिटेशन कर पाना, उसकी वैलिडिटी समझ पाना कई बार लोगों के लिए मुश्किल होता है। नहीं समझ पाते कि कैसे इंटरप्रेट किया जाए अपने रिजल्ट्स को, और कई बार लोग ऑनलाइन गलत टेस्ट भी ले लेते हैं। ऐसे कुछ भी लोगों ने टेस्ट डाल रखे हैं ऑनलाइन, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास जो टेस्ट होते हैं वो उन्होंने खरीदे होते हैं, उसके लिए उनके पास राइट्स होते हैं, तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट ही ये टेस्ट कर सकता है और उसकी वो पूरी प्रोफाइल बनाता है। इनफैक्ट बिग 5 न्यू FFI टेस्ट के साथ और भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसमें कि टेम्परामेंट पता चल सकता है, किसी पर्सन की अपनी नीड्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पता चल सकते हैं। कई सारे पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं जो कि असेस किए जा सकते हैं, जिसके बेसिस पे ये अच्छे से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि एक पर्सन की मेंटल हेल्थ कंडीशन के रिकवर होने के चांस कितने ज़्यादा हैं या कम हैं, और
कितना ज़्यादा एक पर्सन को दवाइयों के साथ साथ थेरेपी पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हाई न्यूरोटिसिज्म जिन लोगों का होता है उनको थेरेपी लेनी ही पड़ती है, क्योंकि ये लोग मॉडरेट सीवियर एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार होंगे और उस केस में दवाइयों के साथ साइकोथेरेपी रिकमेंडेड होती है, क्योंकि इनकी कोपिंग स्किल्स बहुत वीक हो जाएंगी। थोड़े से भी स्ट्रेसेस से इनका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, सेल्फ डाउट बढ़ जाएगा, डिसीजन मेकिंग थिंकिंग प्रॉब्लम ज्यादा फेस करेंगे, क्लैरिटी नहीं रहेगी थिंकिंग के अंदर, दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने नए डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, लाइफ में कोई नया ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जब एवॉइडेंट और एंशियस टाइप के हो जाते हैं लोग, डरने लगते हैं ज्यादा, फियरफुल हो जाते हैं, तो छोटी छोटी सिचुएशन से डील करने में भी इनको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरों के सुझाव, सजेशंस और काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। इनको ज्यादा जरूरत है कि अपने मन के अंदर क्या चल रहा है उसको बेहतर तरीके से जाने, क्योंकि हालात बदलने से थोड़े टाइम तक तो ये ठीक हो जाएंगे, पर उसके बाद थोड़े से भी हालात बिगड़े तो ये ज्यादा बुरे कंडीशन में पहुंच सकते हैं। और जब एक बार डिप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर पकड़ना शुरू कर दे तो मल्टीपल एपिसोड्स के बाद सीवियरिटी उसकी अक्सर ज्यादा होती है, दवाइयां भी काम करनी बंद कर देती हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि दवाइयां काम क्यों नहीं कर रही, पहले तो कर गई थी अब क्यों नहीं कर रही। चांसेस बहुत हाई हैं कि हाई न्यूरोटिसिज्म ट्रेट वाले लोगों पर दवाइयां एक टाइम के बाद काम करनी कम हो जाती हैं, बंद कर देती हैं, उनके अंदर टॉलरेंस डेवलप हो जाती है दवाइयों को लेकर। इसीलिए ऐसे लोगों को तो और भी ज्यादा जरूरी होता है कि वो लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी लें, अपने साइकोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रेगुलरली रहें, चाहे ओसीडी से डील कर रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, सोमैटिक सिम्टम्स, किसी से भी डील कर रहे हो, हेल्थ एंजाइटी हो, एडिक्शन हो, कुछ भी हो, उनको अपने रोजमर्रा की सिचुएशन जैसे रिलेशनशिप्स, वर्क, किसी भी टाइप की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक कॉग्निटिव बिहेवियरल वर्क करना जरूरी है। बिहेवियरल मैनेजमेंट कैसे की जाए, स्ट्रेटजीज कैसे लर्न की जाए, अपनी थिंकिंग को एनालाइज कैसे करें, रैशनल थिंकिंग कैसे लाएं, ये उन्हें सीखना पड़ता है, क्योंकि ये इंटरनली अपने आप नहीं आता। क्यों? क्योंकि इंटरनली तो उनका ब्रेन उनको चिंता करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? वो उन्हें सीखना ही पड़ेगा, वो स्किल, वो क्षमता लानी ही पड़ेगी साइकोथेरेपी की मदद से। इसलिए इन लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड होती है लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी। यही वजह होती है कि जब लोग पूछते हैं कि कितने टाइम में ठीक हो जाएंगे, कितने टाइम थेरेपी चलेगी, अक्सर आंसर करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि नहीं पता होता इलाज शुरू करते टाइम कि एक व्यक्ति में कितना हाई न्यूरोटिसिज्म लेवल है, कितनी उसकी स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटीज हैं, कितना वो अपने अलग अलग डिफिकल्ट हालातों से डील कर पाता है। ये समझने जांचने में, चाहे पर्सनैलिटी टेस्ट करें ना करें, या थोड़े टाइम तक एक पर्सन के साथ काम करने के बाद ही पता चल पाता है कि उसकी एक्चुअल कोपिंग स्किल्स कैसी हैं। इसलिए कोई रिकमेंडेड ट्रीटमेंट डोजेज नहीं होती, ड्यूरेशन नहीं होती कई बार कि इतने टाइम इतना ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट ले लो, इतने इतने इंटरवल पर चलेगा तो ठीक हो जाओगे। वो कुछ लोगों को बताया जा सकता है जिनका न्यूरोटिसिज्म हाई नहीं है, या जो इनिशियल फेजेस में है, जिन्होंने ट्रीटमेंट जल्दी लिया है और जिनके साथ कोमॉर्बिडिटी नहीं है। पर ज्यादातर केसेस में जहां न्यूरोटिसिज्म हाई होगा वहां लॉन्ग टर्म थेरेपी चलती ही है। तो ये रही कुछ बेसिक जानकारी न्यूरोटिसिज्म के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट है और इस बारे में आगे भी बात करता रहूंगा। ये एक ऐसी डिस्कशन थी जो काफी टाइम से छूट रही थी, काफी टाइम से मैं ये टॉपिक पर बात करना चाहता था। हालांकि स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी के बारे में मैंने बात की है, बायोसाइको सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने बात की है। ये कुछ ऐसे तरीके हैं, ऐसे मॉडल्स हैं, ऐसे थॉट्स, पर्सपेक्टिव्स, आइडियाज हैं जिनको समझना जरूरी है अगर हम अपनी मेंटल इलनेस को मैनेज कर रहे हैं। जैसे बायोसाइकोसोशल फैक्टर्स क्या होते हैं कि सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होती साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस होने से, जेनेटिक वजह से नहीं होती। बायोलॉजिकल का मतलब हमारा टेम्परामेंट भी होता है। साथ ही साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर आता है, हमारी एबिलिटीज, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे बिलीव्स, हमारी लर्निंग्स, हमारी मान्यताएं, हमारे कल्चरल जो भी थॉट्स हैं वो सब आती हैं उसके अंदर। और साथ ही हमारा एनवायरनमेंट, हम किस माहौल में ढले हैं, हमारा करंट एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा बचपन का माहौल कैसा है, हमारा अभी का कैसा है, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। उसी तरह से स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल मैटर करता है। मतलब वल्नरेबल किस तरह से हैं, पर्सनैलिटी या जेनेटिक्स या बायोलॉजी जो भी हो। इसी के साथ स्ट्रेस हमारा कितना आ रहा है, कितना हम टॉलरेट कर पा रहे हैं, स्ट्रेस को कैसे कोप कर पा रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं मेंटल इलनेस के रिकवरी में, उसके ऑनसेट में, डेवलपमेंट में,
वो कितने टाइम तक चलेगा, कितनी जल्दी रिकवर होगा, रिकवर करने के लिए क्या क्या जरूरी है, दवाएं होंगी या थेरेपी भी होगी या कोई और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये सारे डिसीजंस लेने के लिए, समझने के लिए पहले जानना जरूरी है एक व्यक्ति का स्वभाव, एक व्यक्ति का नेचर, पर्सनैलिटी कैसी है। तो इस वीडियो में जो जानकारी थी पसंद आई हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस और इस चैनल पर आती रहेंगी, इस बताता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा, ताकि आप अपने मेंटल हेल्थ कंडीशन को बेटर तरह से समझ जाएं और बेटर डिसीजंस ले पाएं। बड़े बड़े दावों के चक्कर में ना आए, जो कि यूट्यूब पर पता नहीं क्या क्या लोग बताते रहते हैं, क्योंकि वो आपके नेचर, आपके कंडीशन, आपके मेंटल हेल्थ के जो एक्चुअल फैक्टर्स हैं उसके हिसाब से आपको गाइड नहीं करते। जो कि आपको सिर्फ दो लोग कर सकते हैं, वो है एक साइकेट्रिस्ट या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।